हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, हिंदू लॉ में हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। आज हमें हिंदू लॉ में पार्ट 3 को देखना है। 2 पार्ट हमने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज हमें पार्ट 3 सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रत्यर्थी द्वारा विवाह पूर्व याचिकाकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती होने का तथ्य छिपाया जाना विवाह को बना सकता है। क्या बना सकता है? शून्य, शून्यकरणी, अवैध, वैध। तो क्या होगा सही? आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, शून्यकरणी बना सकता है। क्यों होगा? ये बात कहाँ दी गई है? तो जब आप हिंदू लॉ पढ़ते हैं तो हिंदू लॉ में आपको सेक्शन 12 मिलेगा। तो 12 में बताया गया है शून्यकरणी विवाह के विषय में। क्या कहा गया है? देखिए, 4 कंडीशन बताए गए हैं जब कोई विवाह शून्यकरणी विवाह हो जाएगा, ठीक है। क्या है? पहली कंडीशन कि यदि नपुंसकता हो गई, ठीक है, कोई पक्षकार है जिसकी नपुंसकता है तो उसके आधार पर विवाह शून्यकरणी हो जाएगा। विकृत चित्ता हो गया है, चित्त विकृत हो गया है तो उसके आधार पर विवाह जो है शून्यकरणी हो जाएगा। तीसरा, यदि कंसेंट जो ली गई है वो बल प्रयोग के द्वारा या कपट के द्वारा ली गई है तो भी विवाह क्या हो जाएगा? शून्यकरणी हो जाएगा। एंड लास्ट होता है कि यदि प्रत्यर्थी जो है विवाह के समय याची के अतिरिक्त, मतलब जिससे विवाह हो रहा है उसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती है तो उस कंडीशन पे भी विवाह क्या हो जाता है? शून्यकरणी हो जाता है। तो ये 4 कंडीशन है जिस आधार पर विवाह शून्यकरणी होता है। पहला नपुंसकता, दूसरा विकृत चित्ता, तीसरा कंसेंट यदि बल प्रयोग या कपट पूर्वक ली गई है, और चौथा गर्भवती हो गई है किसी अन्य व्यक्ति से। क्लियर? तो ये आपका सेक्शन 12 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारतवर्ष में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री का निष्पादन किया जा सकता है। ऑप्शन है उत्तरदाता की सम्मति को कुर्क करके, उत्तरदाता की संपत्ति को कुर्क करके, उत्तरदाता को गिरफ्तार करके, उत्तरदाता की संपत्ति को कुर्क एवं गिरफ्तार करके, या तो उत्तरदाता की संपत्ति को कुर्क करके या गिरफ्तार करके। तो सही आपका ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन आपका ए होगा, उत्तरदाता की संपत्ति को कुर्क करके। ये चीज़ हम कहाँ पढ़ते हैं? जब आप पढ़ते हैं सीपीसी, तो सीपीसी का आप पढ़ते हैं ऑर्डर 21 और रूल कौन सा पढ़ते हैं? 32, ठीक है। 32 में आपको बताया गया, ऑर्डर 21 रूल 32 में आपको बताया गया है जब डिक्री दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए है तब संपत्ति को कुर्क किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, संपत्ति को कुर्क खाली किया जाता है, गिरफ्तार नहीं। जब डिक्री संविदा के विनिर्दिष्ट पालन या व्यादेश के लिए डिक्री होती है तब उसे सिविल कारागार में निरोध किया जाता है या संपत्ति की कुर्की की जाती है या दोनों के द्वारा किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है, एक हिंदू लड़का जिसकी आयु 23 वर्ष है एवं एक हिंदू लड़की जिसकी आयु 19 वर्ष है और दोनों एक ही गोत्र के हैं, दोनों के बीच विवाह क्या होगा? शून्यकरणी, शून्य, विधिमान्य, अवैधानिक। तो क्या होगा? सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी, शून्य होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, शून्य विवाह जो है ये आपको कहाँ दिया गया है? जो ये शून्य विवाह की बात हो रही है ये कहाँ बताया गया है? तो जब आप पढ़ते हैं सेक्शन 11 तो वहाँ शून्य विवाह की बात होती है। ध्यान रहे कि सेक्शन 11 में शून्य विवाह है, वहीं सेक्शन 12 में शून्यकरणी विवाह की बात की गई है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। आप इसके साथ यह भी याद रखिएगा कि शून्य विवाह किस किस कंडीशन में होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कौन कौन सी कंडीशन है। जब विवाह एक से अधिक लोग से किया जा रहा है, ठीक है, तब वहाँ विवाह क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। सेक्शन 5 में जो शर्त बताई गई है वहाँ कुछ शर्तें बताई गई, 5 शर्तें बताई गई हैं। 5 में 3 आपकी जो शर्तें हैं वो शून्य हो जाती हैं।
पहली जो विवाह बताई गई है कि एक विवाह होना चाहिए। यदि आप एक से अधिक विवाह किए हैं, एक लोग से विवाह किए हैं, दूसरा विवाह फिर करने जा रहे हैं, तो वह विवाह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्लियर? पहला। दूसरा है यदि प्रतिषिद्ध नातेदारी के अंदर आपने विवाह कर लिया है तो वह विवाह क्या होगा? शून्य हो जाएगा। पक्षकारों के सपिंड नहीं होना चाहिए, सपिंड हो गया तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक, ये 3 कंडीशन है जब विवाह क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आ अपने बड़े भाई की विधवा ब से विवाह करता है, यह विवाह क्या होगा? विधिमान, शून्य, शून्यकर्णी, कोई नहीं, तो क्या होगा? ये विवाह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हिंदू विवाह किसके रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठापित किया जा सकता है? ऑप्शन है वधू, वर, वर वधू दोनों, वर या वधू दोनों में से कोई भी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, वर या वधू दोनों में से कोई भी के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ये आप देखिएगा। ये जब आप सेक्शन 7 पढ़ेंगे ना तो वहाँ आपको मिलेगा। सेक्शन 7 बात करता है कि हिंदू विवाह के लिए संस्कार, वहाँ आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू विवाह के अंतर्गत शून्य तथा शून्यकर्णी विवाह से उत्पन्न संतान क्या होती है? ऑप्शन है आपके धर्मज, अधर्मज, अवैध, कोई नहीं। तो क्या आपका ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा ए, धर्मज। अब ये बात हमें कहाँ मिलती है? ये बात आपको सेक्शन 16 में मिलती है। जब आप सेक्शन 16 पढ़ते हैं तो वहाँ ये बात बताई गई है। क्या बताया गया है कि शून्य और शून्यकर्णी विवाह से यदि जो संतान है उत्पन्न हो रही है तो वो संतान कैसी होगी? धर्मज कहलाएगी। ठीक है, लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगा। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा कि शून्य और शून्यकर्णी विवाहों से उत्पन्न जो धर्मज संतान है वो अपने माता पिता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं करेगी। ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 17 वर्ष का लड़का 15 वर्ष की लड़की से विवाह करता है, यह विवाह क्या होगा? शून्य होगा, शून्यकर्णी होगा, विधिमान्य और दंडनीय नहीं है, विधिमान्य और दंडनीय है। क्या होगा इसका सही ऑप्शन? क्या होगा? तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, विधिमान्य है और दंडनीय है। ध्यान रहे कि यदि जो विवाह की एज क्या बताई गई है, जब हम लोगों ने विवाह पढ़ा था तो उसमें क्या था कि वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, वधू की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन यदि वो विवाह कम एज, उससे कम एज में हो जाता है तो विवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विवाह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विवाह विधिमान्य होगा। लेकिन जो विवाह करवा रहे हैं उन्हें दंडित किया जाएगा। ये ध्यान रहे। ठीक है, जिसका विवाह हो रहा है उसको नहीं, बल्कि जो विवाह करवा रहा है उसको दंडित होने की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हिंदू पति द्वारा जारकर्म, ऑप्शन है आपके पास, विवाह विच्छेद का आधार है, विवाह विच्छेद का आधार नहीं है, केवल न्यायिक पृथक्करण का आधार है, विवाह विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण दोनों का आधार है। तो इसमें सही आपका ऑप्शन क्या होगा? इसमें सही ऑप्शन होगा डी, यह विवाह विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण दोनों का आधार है। ये ध्यान रखिएगा। विवाह विच्छेद कहाँ है? विवाह विच्छेद आपको मिलता है सेक्शन 13 में, और न्यायिक पृथक्करण कहाँ मिलता है? सेक्शन 10 में। ठीक है, हमने आपको बताया था, जब न्यायिक पृथक्करण बताया था कि जो ग्राउंड आपके न्यायिक पृथक्करण में है वही विवाह विच्छेद में है, या यूँ कह लें जो विवाह विच्छेद में आपके ग्राउंड दिए गए हैं उसमें ज़्यादा ग्राउंड हैं, 2 बढ़ जाते हैं, तो वही ग्राउंड लगभग न्यायिक पृथक्करण में भी हैं। ठीक है, तो दोनों में समान ग्राउंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्न में से कौन विवाह विच्छेद का आधार नहीं है? ध्यान रखिए, पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, क्या विवाह विच्छेद का आधार कौन सा
नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा जा रहा है। तो पहला है धर्म परिवर्तन, विकृतचित्ता, यौन रोग, मिर्गी। तो इसमें से क्या नहीं है? अगर आपने सेक्शन 13 पढ़ा होगा तलाक का, तो उसमें ग्राउंड दिए गए हैं, वो आपको पता होगा और पता होना भी चाहिए आपको, तभी आप ये आंसर जो क्वेश्चन है आपका सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें सही आपका ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है आपका डी, मिर्गी नहीं है, धर्म परिवर्तन है, विकृतचित्ता है, यौन रोग है। विवाह विच्छेद कहाँ है? विवाह विच्छेद आपको बताया गया है सेक्शन 13 में बताया गया है। 13 में टोटल 11 ग्राउंड हैं, ध्यान रखिएगा। 13 सब क्लॉज 1 में पति व पत्नी दोनों को प्राप्त अधिकार बताए गए हैं, विवाह विच्छेद कर सकते हैं। 11 ग्राउंड है। अब चूंकि हमने पहले भी बता रखा है कि आपको अब 11 नहीं, अब 10 रह गए हैं। एक जो है उसको हटा दिया गया है, जो कि कोड़ है, जिसको हम कहते हैं लेप्रोसी, उसे 2019 के द्वारा हटा दिया गया है। 10 आपके कौन कौन से हैं? जाड़ता है, क्रूरता है, अभित्यजन, धर्म परिवर्तन, मानसिक विकृतता, यौन रोग, संसार परित्याग, 7 वर्ष से लापता, न्यायिक पृथक्करण, दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापन की डिग्री, ठीक है, का पालन न होना। तो ये आपके 10 ग्राउंड अब आपके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पति और पत्नी आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं? ऑप्शन है आपके सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 9, सेक्शन 13 बी, कैपिटल बी। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका क्या है? सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी, सेक्शन 13 बी। यही बात करता है पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद। ध्यान रहे कि जब आप विवाह विच्छेद की बात करते हैं तो एक विवाह जब आपका हुआ तो 1 साल से पहले, ठीक है, इसके लिए कोई आवेदन आप नहीं लाएंगे। 1 साल के बाद ही आप विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हुई बात सेक्शन 13 बी। इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेक्शन 13 ए और सेक्शन 13 बी ये दोनों ही सेक्शन कब जोड़े गए हैं? तो ये 1976 में जोड़े गए हैं। कब? 1976। ये पूछा जा सकता है, ये ध्यान रहे। सेक्शन 13 ए 13 बी आपके 1976 में जोड़े गए हैं। अब सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 11, सेक्शन 9, ये सब आपको पता ही होगा। वीडियो यदि समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।